हेलो साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? बढ़िया। चलिए बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ की अपकमिंग जो वैकेंसी आ रही है 2025 फरवरी में। इस बार वैकेंसी की संख्या देखने को मिल रही है 300 से भी ज्यादा, जैसा कि आरटीआई का रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आपको भी इस वाली वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इसका छोटी सी वीडियो में इन्हीं तीन चीजों पर बात होने वाली है। मेरा नाम है राहुल सोनी और यूपीएससी ईपीएफओ की इस वैकेंसी में मेरी रैंक रही है 2023 वाले एग्जाम में 148। तो सबसे पहले जरूरी ये समझते हैं कि ये है क्या, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने देखा मेरे कई सारे दोस्त, मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के कई सारे लोग जिनको पता तो है एसएससी के बारे में, रेलवे के एग्जाम्स के बारे में, बैंकिंग के एग्जाम्स के बारे में, सिविल सर्विसेज के यानी आईएएस बनते हैं, एपीएस बनते हैं, लोग एसडीएम बनते हैं, पीसीएस के बारे में ना जानकारी है, लेकिन ईपीएफओ की जो वैकेंसी होती है इसके बारे में जानकारी कम है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती है आपको कि जब जानकारी कम है तो यानी कि इसमें फॉर्म फिलअप कम होते होंगे। दूसरी चीज कि जब जानकारी कम है लेकिन जब इसका सिलेबस देखा जाता है, जिन भी कैंडिडेट ने देखा तो इसका सिलेबस ऐसा डिजाइन है जिनको लगता है कि ये नॉर्मल जो वनडेज एग्जाम्स होते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा है ये, यानी एक नए सिरे से पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो लाओ छोड़ते हैं इसको, नहीं भरते। जबकि भाई इतना इजी पेपर होता है, आज बात कर ही लेते हैं कि कितना इजी पेपर होता है, क्या क्या आता है इसमें। चलिए शुरू कर दें, लेकिन नहीं, छोटी सी बात और है, जिनको नहीं पता इस वैकेंसी के बारे में उनको जानकारी दे दूं। भाई यूपीएससी एक एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, सिविल सर्विसेज के भी, आईएएस आईपीएस के भी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये इस एग्जाम सीएससी के साथ साथ ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं, इसमें 2 वैकेंसी आती हैं। एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो कि ग्रुप ए की सर्विस है, 5400 ग्रेड पे है उसका, और एक ईओ एंड एओ की यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की, जो ग्रेड पे 4800 रखता है। ये दोनों बेस्ट सर्विस होती हैं। अब इनके अलावा और भी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें और भी वैकेंसीज हैं, लेकिन उसके एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट नहीं करवाती। तो ये जो 2 एग्जाम्स होते हैं इनकी रेगुलर वैकेंसीज जो है वो 2 से 3 साल पर दिखाई देती हैं। एपीएफसी की थोड़ा डिले होती हैं, लेकिन इस बार जो फिर से 2025 में वैकेंसी आ रही है वो दोनों की आ रही है। अब आइए बात कर लेते हैं कि फॉर्म कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म अगर फिल करना है तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी का बीए है, बीएससी है, बीटेक है, बिल्कुल एलिजिबल है, बस उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, यानी उनके पास बैचलर की डिग्री हो। डिग्री नहीं है, अभी तुरंत पास किए हैं, तो जब वैकेंसी आएगी दैट टाइम उनको प्रोविजनल देना होगा। इंटरव्यू के दौरान जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक के लिए क्या है कि ग्रेजुएशन वो पास कर चुके हो, बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ में नेशनलिटी तो इंडियन चाहिए, भारतीय हो। इसके साथ एपीएफसी एंड ईओ की जो एज क्राइटेरिया है वो रखी गई है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वाली 35 ईयर मैक्सिमम एज हो। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की 30 ईयर। ये रिजर्व कैटेगरी का है, यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उम्र सीमा 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं ईओ एओ का, और उम्र सीमा 35 तक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। तो इसके साथ साथ जो ओबीसी कैंडिडेट यानी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एससी एसटी दिव्यांगजन है, तो उनको वैसे ही रिजर्वेशन मिलता है जैसा सेंट्रल वैकेंसी में रिजर्वेशन मिलता है। तो 3 साल 5 साल की छूट आपको मिलती है यहाँ पे। लेकिन बात आती है कि ये जो नोट करके हमने लिखा कि किसी ने डिग्री लॉ में कर रखी हो, किसी ने एमए कर रखा हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, 5 साल का डिग्री किसी ने लॉ में कर रखा हो, या पीजी कर रखा हो, पीजी डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरी मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर किसी के पास में ये बैकग्राउंड है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये प्रेफरेंस कब यूज होता है? जैसे कट ऑफ बना और कट ऑफ में लास्ट वाले कट ऑफ पे हमें एक ही कैंडिडेट की जरूरत है आयोग को, और वहां 2-2 कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जिसके पास केवल सिर्फ ग्रेजुएशन है और किसी के पास ग्रेजुएशन के साथ में ये वाला बैकग्राउंड है, तो इनको प्रेफरेंस दे देंगे, ये वाली बात है। तो ऐसा तो कट ऑफ पे आने पर है पॉसिबल। मेरे पास भी नॉर्मल ग्रेजुएशन था, बीएससी हूँ मैथ्स एंड फिजिक्स से, तो मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं फॉर्म भर सकता था। मैंने भरा दोनों एग्जाम्स में, एपीएफसी ईओ एओ भी, दोनों एग्जाम्स क्रैक हुए, दोनों के इंटरव्यूज हुए, फाइनल सिलेक्शन ईओ में नाम आया। ये जो एग्जाम्स की नोटिफिकेशन होती है ना, ये एक ही साथ में आती है, यानी एक आप फॉर्म फिल करेंगे, उसी में प्रेफरेंस भी दे देंगे कि आप दोनों के एग्जाम्स देने चाहते हैं,
या अगर किसी की एज जैसे 30 से ज्यादा है, दोनों एग्जाम्स के लिए यही एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, किसी की एज 30 से ज्यादा है, एपीएफसी के लिए एलिजिबल है तो मार्क्स कर देगा केवल एपीएफसी, ईओ में छोड़ देंगे। समझ रहे हैं बात? तो दोनों के लिए एक ही साथ फॉर्म फिल होता है, दोनों का एग्जाम सेम डे होता है, एक दिन, सुबह एक दूसरा दूसरा, दोनों का पेपर अलग अलग होगा, दोनों के एग्जाम सिंगल पेपर होगा, एक सिंगल पेपर, एग्जाम्स अलग अलग होंगे एक ही दिन में सुबह शाम करके, दोनों का रिजल्ट अलग अलग रिलीज होता है, दोनों के इंटरव्यू अलग अलग होते हैं, देन जो रिटर्न में नंबर पाए, जो इंटरव्यू में नंबर पाए, दोनों को जोड़ के कट ऑफ बनती है। ये तो रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब जो डाउट है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के उसको समझ लेते हैं। देखिए, रिटन एग्जाम्स का जो 300 नंबर का मार्क्स का पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 सवाल। 120 सवाल जो होगा वो 2.5 नंबर का होगा, 2.5 नंबर मिलेंगे। मतलब एक करेक्ट आंसर सही हो गया, आपका 4 ऑप्शंस में से एक सही है तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर गलत अटेम्प्ट करा है, वो क्वेश्चन गलत किया आपने, जो ऑप्शन सही था वो वाला टिक नहीं किया, तो उसके 1/3 क्वेश्चन कट जाएंगे। 1/3 क्वेश्चन कटने का मतलब है आपके जो नंबर है ये माइनस हो जाएंगे 0.8333, इसी में से माइनस जो आपने पाया है उसमें से। तो निगेटिव मार्किंग है 1/3, पॉजिटिव नंबर मिलते हैं 2.5, और यही 120 सवाल, मैक्सिमम मार्क्स होता है 300। 300 नंबर के 120 क्वेश्चंस के लिए टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। तो एक सिंगल पेपर हुआ, ये इतना आसान होता है, कोई भी कर सकता है। मैं अभी बताता हूं आपको स्ट्रेटजी भी कि कैसे आपको कवर करना है, कैसे निकालना है इस एग्जाम को। इस वाली वीडियो में मैं यही चीज बात करने वाला हूं। देखिए, 300 नंबर का ये पेपर हुआ, इसकी कट ऑफ बनी, एपीएफसी की अलग, जो कमिश्नर वाली पोस्ट है वो अलग, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर वाली अलग, दोनों की कट ऑफ अलग अलग बन गई, दोनों के इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, जिनके उनके पास में क्वालिफिकेशन, जो लोग क्वालिफाई करके पहला वाला अब इंटरव्यू तक पहुंचे, तो वो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब 100 नंबर के इंटरव्यू में जितना भी नंबर आपको मिला, वो नंबर और यहां पर पाए गए नंबर ऐड होते हैं, तब फाइनल कट ऑफ बनती है, 400 नंबर में से देखा जाता है। 300 वाला क्वालिफाई कर गए, चलिए इस पर आते हैं 100 नंबर वाले में। 100 नंबर वाले में कट ऑफ पहले से है, यानी इसमें कई सारे बच्चों को डाउट रहता है, लाइक एसएससी हो गए, जब पहले इंटरव्यू होता था तब, या इंटरव्यू देने वाले किसी और पोस्ट में, सबको लगता नहीं था कि अगर हम पहुंच जाएंगे, रिप्रेजेंट हो जाएंगे वहां पे, तो हमें मिनिमम नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ मिनिमम नंबर मिलने वाला क्वालिफाई पहले से ही कट ऑफ बना रखा गया है। 100 नंबर के इस वाले इंटरव्यू में जो रिजर्व कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, यानी कि जनरल कैंडिडेट, उनको 50 नंबर पाना तो जरूरी है ही। यानी किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का 100 नंबर के इंटरव्यू में से 49 नंबर भी मिलता है ना, तो वो पूरी परीक्षा से बाहर। अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो 100 में से उसको 45 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और जो अदर रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी दिव्यांगजन, उनके लिए 40 नंबर है। तो ये दोनों हो गया कट ऑफ, उसका कट ऑफ फिक्स है, इसका कट ऑफ रिटन नंबर पर और नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। हमने आपसे कहा ना कि सबसे अच्छी बात है कि इसके बारे में जानकारी लोगों को कम है, तो इसलिए सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। अब बात क्या करते हैं भाई कि इतना भी इजी नहीं, मतलब जितना मैं बार बार इजी बता रहा हूं आपको लगे कि अरे सर जी बहुत इजी, और आप कमेंट करने लगो सर जी आप तो बार बार इजी कह रहे थे। ऐसा नहीं, क्यों इजी बता रहा हूं जरा समझिए इस चीज को। हम 2017 से पढ़ा रहे, और जितने भी कैंडिडेट एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, वनडे एग्जाम्स, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एटलीस्ट उन्होंने इस 300 मार्क्स का आधा सिलेबस पढ़ रखा है पहले से। कैसे, अभी हम सिलेबस दिखाते हैं आपको तो आपको खुद ही लगेगा। फिर जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना है, बस वही तो एक्स्ट्रा है, और जिसको आप मैक्सिमम बता रहा हूं 3 महीने, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो 3 महीने। लेकिन अगर कोई पहली बार इस वैकेंसी में आ रहा है, पहली बार ग्रेजुएशन पास हुआ, कभी उन्होंने तैयारी नहीं करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो कैंडिडेट भी चाहे तो 5 से 6 महीने में डेली बेसिस पर 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करके, स्टडी वैसे ही प्लान जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने कर लिया तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इस वाले पार्ट पर आते हैं। रिटन एग्जाम जो सिंगल पेपर होगा ना, इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। तो यानी इस वाले एग्जाम का मैंने कहा दोनों का सिलेबस सेम है, ये दोनों का ही सिलेबस है, एक ही चीज पढ़नी है दोनों एग्जाम के लिए। आपसे जनरल साइंस यानी अंग्रेजी से सवाल आते हैं, करंट इवेंट से, करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे, पूरी हिस्ट्री ने, पूरा इतिहास नहीं है, आपसे बस भारतीय कल्चर और विरासत, इसके साथ में फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से सवाल आते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से सवाल आते हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी से सवाल आता है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, ये फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम मूवमेंट हो गया यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड,
ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन से, पीडीजी से सवाल। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग ये वाला पार्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट अलग से आते हैं। और अलग से क्या आता है, देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में तो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्यूटर के बारे में आपने भी पढ़ रखा होगा। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान जो है इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन, लेकिन वो भी बड़े बेसिक से, ऐसा नहीं कि आपसे बहुत बड़े बड़े सवाल पूछते हैं इस वाले पार्ट से, इजी है। यहाँ पे इंश्योरेंस अलग से पढ़ना होता है, बीमा से संबंधित क्वेश्चन, तो एक ये अकाउंटिंग एंड अकाउंट ऑडिटिंग, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज एंड ये इंश्योरेंस, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें आप काम करने जा रहे हो सिलेक्शन के बाद, उसमें इंश्योरेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का यूज होता है, पढ़ना भी होता है, सीखना भी होता है, क्योंकि आप फील्ड वर्क करने फील्ड में भी जाओगे, ठीक है। और जिन जिन कैंडिडेट, जिन एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए कौन कौन से लेबर लॉज हैं। ऑडिटिंग का काम आता है कि कौन कौन सी कंपनीज अपने कंप्लायंसेस जो भी हैं वो फुलफिल कर रही कि नहीं कर रही, इसको देखना होता है, ऑडिट करना होता है, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, यानी यहां पर मैथ्स का, रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो भाई इस पूरे सिलेबस में ना सोशल सिक्योरिटी अलग से, बाकी जो बचेगा मिसलेनियस में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल आप पहले वनडे एग्जाम की तैयारी करते थे तो एटलीस्ट जनरल साइंस तो पढ़ा होगा, एसएससी वाले बच्चे, बैंक वाले बच्चे नहीं पढ़ा, चलिए छोड़िए। करंट अफेयर्स तो पढ़ते होंगे ना अगर वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो। ये भारतीय कला संस्कृति विरासत और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा हिस्ट्री थोड़ी है कि केवल मॉडर्न पढ़ना है आपको। यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स तो पढ़े होंगे ना। अरे चलिए छोड़िए, पूरी तरीके से हम लोग पूरी चीज पढ़ेंगे, हर एक पार्ट पर चर्चा होगी, हर एक पार्ट पर। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये चार पार्ट ऐसे हैं जो अलग से हैं, जिनको और किसी वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन बाकी सारा पार्ट तो बाकी वनडे एग्जाम में आता है। फिर भी हम लोग ये वाला पार्ट इंश्योरेंस और ये टोटल मिलाकर के 120 में 60 क्वेश्चंस यही कवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है 120 सवाल में। इसको पढ़ना कैसे, सीखना कैसे है, तो इसके लिए हमने आपके लिए, आप सभी के लिए, जैसे हमारी स्ट्रेटजी थी, जैसे हमने शादी के बाद भी, एक बेटा है मेरा उसके बाद भी, इतने सारे वर्कलोड के बाद भी मैंने खुद की तैयारी में 3 से 4 महीने की तैयारी में इन 4 टॉपिक को कवर करा। जो जीएस का पार्ट था शुभांशु सर से सीखा, शुभांशु सर ने एसएससी गुरुकुल के ऑनर शुभांशु सर ने सिखाया, उन्होंने बताया कि भाई इससे ये चीजें पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा। अभी जो बैच मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें उन्होंने बड़ी हेल्प करी है और उनसे मैंने वादा भी ले लिया है कि इस वाले बैच में जो जीएस का पार्ट था ना शुभांशु सर ही आपको सिखाएंगे। किस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, यानी ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप आओगे कि किस किस टॉपिक से सवाल कौन कौन से बनते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में भी देख लीजिए, यानी कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। अब अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर पूरा का पूरा सिलेबस आप इंग्लिश में लेकर के आए हैं, मैं हिंदी में तो एक्सप्लेन कर रहा ना भाई, मेरा माध्यम ही है हिंदी, अंग्रेजी नहीं। और अगर आपके मन में ये डाउट भी है तो दूर कर लीजिएगा कि अंग्रेजी माध्यम का यूपीएससी में बोलबाला होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद हिंदी माध्यम से हूं, ना तो रिटन एग्जाम में और ना ही इंटरव्यू में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वाले बैकग्राउंड से हैं। यूपीएससी के ईपीएफओ के एग्जाम की बात कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या होता है। जब इंटरव्यू होगा तब भी बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड होता है, मतलब आपका बैकग्राउंड हिंदी भी है, आप हिंदी में बोल करके इंटरव्यू देना चाहते हैं, दे सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपको मतलब मुगलों के पतन से लेकर के यूरोपियन के आगमन का, ब्रिटिश साम्राज्य का जो उदय हुआ उससे, 1857 की क्रांति से रिलेटेड, सोशियो रिलीजियस यानी कि सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए उससे सवाल, फॉर्मेटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चंस, मॉडरेट यहां पर मतलब उदारवादी, उग्रवादी एंड स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चंस, जो मेजर इवेंट्स हुए थे दैट टाइम 1908 यानी 1908 से लेकर के 1957 तक, केवल मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्यादा नहीं पढ़ना। एंड मेजर जो पर्सनालिटीज थी, यानी गांधी एरा के समय की बात हो रही, इन्हीं समय की बात है, फ्रीडम मूवमेंट के समय की। जो बचेंगे वो मिसलेनियस टॉपिक में। ये वाला पार्ट हो गया आपका इंडियन कल्चर हेरिटेज का, यानी भारतीय कला, संस्कृति और विरासत से क्वेश्चंस, इंडियन आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्प, वास्तुकला से सवाल, आपके पेंटिंग के क्वेश्चंस आएंगे, डांस एंड म्यूजिक के क्वेश्चंस, हैंडीक्राफ्ट से सवाल, हस्तशिल्प से, रिलीजन एंड फिलोसॉफी यानी धर्म और दर्शन से क्वेश्चंस, फेयर एंड फेस्टिवल्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल यानी त्योहार और मेले यानी उत्सव से रिलेटेड, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व जो धरोहर स्थल है उससे सवाल,
मिसलेनियस टॉपिक को यहां पढ़ेंगे। तो ये तो मैं आपको बताने जा रहा कि भाई एक एक सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं, इस टॉपिक की हम आपको दे देते हैं पीडीएफ, ठीक है, ताकि आप डाउनलोड कर लो, एक एक टॉपिक को देख लो कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसकी पीडीएफ हम आपको दे देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ इसी वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखोगे आपको लिंक दिखाई देगा टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसलिए ताकि जो इससे रिलेटेड अपडेट है यानी ईपीएफओ की जो वैकेंसी है तो वो मैं आपको बताता रहूं। जनरल साइंस भी बहुत ज्यादा नहीं है इसकी भी। इसके साथ में जो इंडियन इकोनॉमी हमने कहा पीडीजीएन इंश्योरेंस के क्वेश्चंस बनेंगे, वो किस किस टॉपिक के बनेंगे, मैं इसको हिंदी माध्यम में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अंग्रेजी माध्यम में भी। जो कंटेंट हम लोग प्राप्त करेंगे ना, वो पूरा का पूरा आपका जो कंटेंट रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही हम आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही रहेगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना ऑडिटिंग का और ये लेबर लॉज का, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये इतने लॉज हैं जो बने कैसे, कहां से शुरू हुआ लॉज बनने, सोशल सिक्योरिटी की बात हम क्यों करते हैं, क्यों इस वाले एग्जाम में सोशल सिक्योरिटी को देखा जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोविडेंट फंड पर ही बात नहीं हो रही होती है, यहां पर बात हो रही होती है बाकी सारे लेबर लॉज पर भी, कारखाने जो अधिनियम है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उन पर भी, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान भी रखना होता है, इन सभी चीजों पर बात हो रही होगी। तो ये जो रैंकर्स बैच आपको दिखाई दे रहा है, इस रैंकर्स बैच के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं भाई, आपके अपने इस रैंकर बैच के साथ, क्योंकि इस वाले बैच में हमें केवल बस कैंडिडेट चाहिए 148, ज्यादा नहीं, जितनी मेरी रैंक है ना बस केवल उतने कैंडिडेट की, और ज्यादातर मैं इसमें एडमिशन लेने वाला हूं सिर्फ उन वाले बच्चों का जो हमारे क्षेत्र के हैं, यानी जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां से, क्योंकि जब से सिलेक्शन हुआ है इस वाले एग्जाम में, अभी जल्दी ही रिजल्ट आया है, इसके पहले भी जब रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था, मैं पढ़ा रहा हूं 2017 से, वनडे एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट मेरा था, बाकी मेरी जो टीम है वो पूरे सब्जेक्ट को लेकर के चलती थी। 2017 से कंटिन्यूअस मैं स्टडी में हूं, और यहां पर क्या है कि सिलेक्शन के बाद मेरे जो क्षेत्र है उससे बहुत सारे फोन ऐसे आए हैं कि भैया इनका भी, भैया मेरे बेटे का देख लीजिएगा, भैया मेरे भाई का देख लीजिएगा, कि इनको बताइए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब एक एक भाई को, एक एक बहनों को समझाना, उससे अच्छा था कि लाओ हम आपके पास में एक वीडियो ले आए और बता दें कि क्या क्या चीज पूछी जाती है। तो ये जो कोर्स का फीचर रहेगा इसका 148 ही कैंडिडेट हमारे पास में रहेंगे, ज्यादा नहीं, इसलिए ताकि मैं इंडिविजुअल सब पे ध्यान दे पाऊं, और आपके पास भी मैं कांटेक्ट में रहूंगा, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहेगी ना, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ये जो रैंकर्स बैच है चलने वाला है एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर, जिसकी पूरी फीस जो थी ये 9,999 थी, लेकिन अभी इसकी फीस बहुत ही कम है। पहले आप फीचर समझ लीजिए, जो इसके फीचर्स हैं भाई, 400 से लेकर के 400 से ज्यादा लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे। ये रिकॉर्डेड क्या मतलब है, जो जो टॉपिक्स हमने आपको दिखाए ना, एक एक टॉपिक एक एक वीडियोस में कवर होंगे, वो रिकॉर्डेड रहेगा, जिसको आप पहले देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की शीट हम आपको देंगे जिसको आपको लगाना है। कोई डाउट रहता है तो 2-3 वीडियो के बाद में हम लाइव आएंगे उन्हीं वाले सेशन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, फिर जो भी डाउट होगा आप उसको पूछ सकते हैं। लाइव डाउट सेशंस रहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको प्रोवाइड रहेगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल का मतलब क्या, कंटेंट हमने बनाया ना इस वाले एग्जाम के लिए, मैंने अपने हाथ से जो नोट्स बनाए हैं वो, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में, और आपको यकीन दिलाता हूं भाई मेरे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी इतने इजीली तरीके से कर रहे हो, इतना इजी बना दिया है पूरा सिलेबस हमने। बहुत सारी मेहनत है इस वाले के पीछे, एपीएफसी ईओ के पीछे, वो पूरी मेहनत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज है, यानी किसी टॉपिक को पढ़ा तो उस पर सवाल कैसे आते हैं एटलीस्ट ये तो पता हो, तो वो वाले एमसीक्यूज भी, और कम नहीं कि हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया उसके 10 सवाल 20 सवाल दे दिए, ना ना, इतने सवालों पर प्रैक्टिस होगी कि दोबारा वो कोई भी क्वेश्चंस बने किसी भी आयोग का तो बनेगा उन्हीं वाले टॉपिक से, उन्हीं वाले क्वेश्चन से ही। पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, यानी कि आपके मन में कोई भी डाउट है वैकेंसी को लेकर के, इसके रिलीज को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के, या किसी सवाल को लेकर के, इसके सिलेबस को लेकर के, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी, कॉल के थ्रू भी। टेलीग्राम ग्रुप आपका रहेगा जिसमें आपके डाउट सेशन भी रहेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम लोग बने रहेंगे एक दूसरे के साथ। इसकी पूरी फीस जो थी वो थी 9,999, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत के, मैंने कहा 148 स्टूडेंट्स ही रहेंगे इस वाले बैच में, इनमें से जो मैं अपने वाले 148 से मैं 48 हटाना चाह रहा था। मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं केवल चाह रहा था कि 148 मेरी रैंक है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
ये तो मेरे रैंक तब है ना जब हमने 3-4 महीने दिए। मैं आपको पूरा टाइम मांग रहा आपसे, हम डेली बेसिस पर 3 घंटे पढ़ते थे, आपसे मैं मांग रहा 5 से 6 घंटे। तो क्या आप वादा नहीं कर सकते हमसे कि आप रैंक 1 से लेकर के रैंक 147 में नाम लेकर के आओगे? वैकेंसी 300 350 के आसपास है और मुझे पता है कि आप लेके आओगे, क्योंकि आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिलने जा रहा है कि आपकी रैंक जो है वो 1 से लेकर के 147 में आ जाएगी। तो शुरुआत के केवल 48 स्टूडेंट्स के लिए ये वाला है कि जो 9,999 फी थी वो केवल है 6,999, यानी कि कह सकते हो 7,000। और ये शुरुआत के खाली 48 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। बस आपको केवल कूपन कोड क्या डाल देना है, EPFO 2025। कोई और अन्य समस्या नहीं, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं इस वाले बैच से, तो SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से। यही डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको ज्वाइन करना, वहीं पे नंबर भी होगा। कोई समस्या है तो आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतनी बात रखता हूं। अभी के अभी जाकर के SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से अभी प्रिपरेशन करनी शुरू करनी होगी। अदरवाइज जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा बर्डन रहेगा, क्योंकि क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। और जब क्लासेस शुरू होने जा रही हैं तो जो पिछला चीज छूटी जाएगी, मतलब छूटती जाएगी, तो रिवीजन तो हम लोग करेंगे ही, जो डाउट आपका बनेगा वो हमसे पूछोगे ही, लेकिन अगर साथ में चलते हैं सब लोग तो ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है। बस इसलिए शुरुआत के 48 स्टूडेंट्स के लिए ये वाला फीचर है 6,999। तो बिना किसी देरी के जल्दी कर लीजिएगा, वरना ये वाली फीस इसी वाले एप्लीकेशन पे आपकी 10,000 के आसपास दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके अपने इसी वाले यूट्यूब चैनल पर और SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।